जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज क्लास 10 में अपन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अभी न होगा मेरा अंत इसका वाचन करेंगे। कविता का वाचन करने से पूर्व हम कवि का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपका जन्म 1896 में बंगाल के पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था और आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी खूब सारा लेखन किया है। इनकी प्रमुख रचना में पद्य में है अनामिका, परिमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं। गद्य में इनकी है अलका, चमार, अपरा, चतुरी, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। जैसा कि नाम है इनका निराला, ये थे भी वाकई में बहुत ही निराला। जन्म के कुछ समय पश्चात ही आपके माता पिता का निधन हो गया था, स्वर्गवास हो गया था बाल्यावस्था में। किशोर अवस्था तक आते आते इनका बड़ा भाई और इनके चाचा भी इन्हें छोड़ चुके थे, उनका भी स्वर्गवास हो गया। जीवन में चारों ओर घोर विपत्तियां आपने बाल्यावस्था से देखनी प्रारंभ कर दी। कुछ बड़े होने पर इनका विवाह कर दिया गया। तब इन्हें लगा कि शायद अब जीवन पटरी पर आने लगा है, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी पत्नी भी एक पुत्री को जन्म देने के पश्चात वो भी स्वर्गवासी हो गई। इनका मन बड़ा आहत हुआ, दुखी हुआ। ये अपनी पुत्री सरोज को अपने पास रखने से भी डरने लगे, घबराने लगे और अंततः उन्होंने अपनी पुत्री को अपने ननियाल, अपने अर्थात अपने ससुराल उसको भेज दिया कि ये यहाँ पर रहेगी तो शायद इसकी भी मृत्यु हो जाएगी, तो इसको उन्होंने अपने ससुराल उसके ननियाल पर भेज दिया। लेकिन किस्मत इनकी वहाँ पे भी साथ नहीं दे सकी और सरोज कुछ समय बाद युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते उसका भी निधन हो गया। ये मन से बड़े टूट चुके थे, हताश और निराश हो चुके थे। लेकिन इनका भक्कड़पन, इनकी मस्ती वो समाप्त नहीं हुई थी। महादेवी वर्मा जी इनकी एक मुँह बोली बहन थी, लेखिका जो थी अपनी महादेवी वर्मा, वो इनकी मुँह बोली बहन थी। ऐसा एक दृष्टांत भी है कि एक दिन की बात है, ये महादेवी जी के घर पे गए हुए थे और शीतकाल का समय था, सर्दी की ऋतु थी। साहित्य चर्चा करते करते कब रात की 12-1 बज गई, मालूम चला नहीं। रात को 1 बजे उठे और जाने लगे। तो महादेवी जी का भैया आप रहोगे कैसे, क्योंकि आपको ओढ़ने के लिए आपके पास या पहनने के लिए तो कुछ है नहीं गर्म वस्तु। ऐसा करो, मेरे पास कुछ गर्म कोट पड़ा है जो किसी सम्मेलन में मुझे भेंट किया था, आप वो पहन करके चले जाइए। बोले ठीक है। तो महादेवी जी ने अपने अंदर से गर्म कोट उनको निकाल के दिया, वो पहन कर निकले। वहाँ से निकलने के कुछ दूर तक चले होंगे कि उन्होंने देखा कि एक भिखारी पेड़ के नीचे ठिठुरता हुआ लेटा हुआ। उन्होंने वो कोट महादेवी से जो प्राप्त हुआ था वो उन्हें देखे और खुद वैसे ही जैसे थे वैसे चले गए। बड़े सज्जन और निराला थे, नाम भी निराला था और कर्म भी उनके निराले थे। बड़ी क्लासों में जाओगे तो इनके बारे में और कुछ आपको जानने को मिलेगा। लेकिन यहाँ अपने जो कविता दे रखी है अभी न होगा मेरा, तो मैंने कहा कि मृत्यु को उन्होंने बड़े नजदीक से देखा था, बहुत ही करीब से उन्होंने मृत्यु को देखा था। तो वे मन में एक तरह से घबरा गए थे। वो अपने मन को समझा रहे हैं, वो अपने आप को समझा रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। और किस रूप में? शारीरिक रूप में नहीं, काव्य रूप में, कविता के रूप में, कवि के रूप में अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। तो वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। मेरी कविता का ये प्रारंभिक अवस्था है, ये तो शैशव अवस्था है, युवावस्था है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। मृदुल कहते हैं कोमल को, बसंत यानी युवावस्था। बसंत किसको कहा जाता है? युवावस्था। यूं बसंत ऋतु होती है और बसंत ऋतु में क्या होता है? प्रकृति में नाना प्रकार के परिवर्तन होते हैं, चारों ओर फूल खिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से युवावस्था में भी नाना प्रकार के सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने की उस समय ताकत भी होती है, सामर्थ्यता भी होती है। तो कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, मेरे जीवन में अभी अभी तो युवावस्था आई है, अभी तो मेरा काव्य प्रारंभ हुआ है, अभी तो इसको बहुत दूर तक की यात्रा करनी है। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल घाट,
मैं ही अपना स्वप्न मधुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। हरे हरे ये पात डालियां कोमल हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल घाट। प्रत्युष कहते हैं प्रातःकाल, कर कहते हैं हाथ, घाट कहते हैं शरीर को। अभी अभी तो मेरे जीवन में हरियाली छाई है, हरे हरे ये बात, चारों ओर सुंदरता का वातावरण छा रहा है, डालियां कलियां कोमल घाट। मेरा शरीर अभी नाजुक है, अभी डालियां कलियां ये खिलने लगी है युवा अवस्था में, अभी ये पूर्ण रूप में नहीं है, ये बसंत ऋतु में खिलने लगी है, या युवा अवस्था में मेरी कल्पनाएं जागृत होने लगी है। अभी तो कवि कर्म प्रारंभ हुआ है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित यानी सोई हुई, जिस प्रकार संध्या काल में सोई हुई कलियों पर जब सूर्य की किरणें प्रस्फुटित होती है तो कलियां धीरे धीरे क्या होती है, खिलने लगती है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। एक प्रातः काल के रूप में मैं भी आलस्य से युक्त लोगों के ऊपर अपनी कविताओं के माध्यम से नवीन जोश का संचार करूंगा, नवीन उत्साह का संचार करूंगा। किस पर? जो आलस्य से युक्त जनता है उनको मैं अपनी कविताओं के माध्यम से जागृत करने का प्रयास करूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रारस लालसा खींच लूंगा मैं, है वे मेरे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अनंत। पुष्प पुष्प से तंद्रारस, तंद्रारस किसको कहते हैं? आलस्य को। खींच लूंगा, दूर कर दूंगा, सींच दूंगा यानी भर दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रारस लालसा खींच लूंगा मैं, लालसा यानी तीव्र इच्छा। मेरी ये तीव्र इच्छा है कि मैं अपने कविताओं के माध्यम से उनका आलस्य को खींच दूर करूं, उनमें एक नए जोश का संचार कर दूं। है वे मेरे जहां, जहां पर भी मेरे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, सारी समूचा जगत मेरा अपना है, इन सबको मुझे जागृत करना है। जहाँ कहीं भी जिस कोने में भी कोई सोया हुआ है तो उसको मुझे जागृत करना है, चेतन अवस्था में लाना है, और ये सारा कार्य मैं अपनी कविताओं के माध्यम से करना चाहता हूँ। इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा, हे मन तो निश्चिंत रहे, अभी मेरा अंत नहीं होने वाला। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन। मन को क्या कह रहा है? मेरे जीवन का है जब प्रथम चरण, ये तो मेरे युवा अवस्था तो जीवन का पहला चरण है, ठीक है नहीं? हालांकि दूसरा चरण होता है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ प्रथम चरण का पहला चरण होता है बाल्यावस्था, दूसरा चरण होता है युवा अवस्था, और तीसरा चरण होता है वृद्धावस्था। लेकिन मेरे काव्य जीवन का, कविता के जीवन का ये पहला चरण है, युवा अवस्था है। मेरे जीवन का ये प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु? अभी मृत्यु तो बहुत दूर है, यहाँ तो जीवन ही जीवन, यहाँ तो केवल जीवन ही जीवन है, आनंद ही आनंद है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, अभी तो पूरी युवा अवस्था बाकी, युवा अवस्था का प्रारंभिक अवस्था ये तो, अभी तो किशोर अवस्था समाप्त करके युवा में प्रवेश किया है, अब अभी भी युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु की ओर हम ध्यान देंगे। तो मेरे जीवन का ये जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु, जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, अभी तो यौवन कहते हैं युवा अवस्था को, अभी तो सारी युवा अवस्था आगे पड़ी है। स्वर्ण किरण के लोल पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बिंदु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे, कल्लोल कहते हैं लहर को, सोने की किरणों की लहरों पर, स्वर्ण किरणों की लहरों पर, यानी कि अभी तो आनंद के ऊपर मन संचालित है, अभी तो युवा अवस्था है, अभी तो इसमें अवसाद, खेद, पीड़ा, दुख, इन सब का कोई स्थान नहीं है। स्वर्ण किरणों पर, सोने का समय है, सोने का समय होने का अच्छा समय है, अभी तो ये मेरा अच्छा समय है, युवा अवस्था जीवन का सबसे अच्छा समय होती है, तो मेरी ये अच्छी समय है, कल्पनाओं को पूरा करने की सामर्थ्यता इस अवस्था में होती है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता है बालक मन, अभी बालक मन इन लहरों के ऊपर चल रहा है, कल्पनाओं में बह रहा है। मेरे ही अविकसित राग से, अविकसित कहते हैं अनुभवहीन या अपूर्ण, अभी तो कविता प्रौढ़ नहीं हुई है, अभी तो कविता शैशव अवस्था में है मेरी, अभी तो काव्य लेखन मैंने प्रारंभ किया है, अभी तो और कुछ लिखना है, बहुत सारा लिखना है, अभी इसमें धैर्य गंभीरता का समावेश करना, अभी तो केवल कविता का प्रारंभ मात्र हुआ है। विकसित होगा बिंदु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। दिगंत कहते हैं आकाश और अर्थात क्षितिज को, विकसित होगा, फैलाव होगा इसका मेरी कविताओं का जो अभी शुरुआत हुई है, और समूचे आकाश भर फैलेगी। आकाश पर फैलने का तात्पर्य दूर दूर तक मेरी कविताओं का वाचन होगा।
तो ये कविता आपके यहीं पर आज समाप्त होती है, जिसमें कवि अपने मन को ये समझाता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरी ये काव्य कर्म की युवा अवस्था है और इस अवस्था में केवल और केवल मुझे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए मैं घबराने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में जो आलस्य से लिप्त है उन्हें जागृत करने का प्रयास करूँगा, उन्हें कार्य की ओर प्रेरित करूँगा। यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं मृत्यु के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। शेष इसकी जो दूसरी कविता है इनकी निराला जी की, इस पाठ में अपने 2 कविताएं दे रखी है। ये आज पहली कविता सुनिए, कल दूसरी कविता का वाचन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।